18 नवंबर की सुबह 8:09 पर पूर्वी दिल्ली के थाना गाजीपुर को फोन पर सूचना मिली कि गाजीपुर के पेपर मार्केट में सीएनजी पंप के सामने खड़े एक ट्रक के पिछले टायर के आगे एक युवक की रक्तरंजित लाश पड़ी है। लाश मिलने की सूचना पर एसआई धर्मसिंह, हेड कांस्टेबल राजकुमार को साथ लेकर मोटरसाइकिल से पेपर मार्केट पहुंचे। वहां एक 22 पहियों वाली विशालकाय ट्रक खड़ी थी, जिसके बाईं तरफ पहिए के नीचे एक युवक की लाश पड़ी थी, जिसकी गर्दन को बेरहमी से रेता गया था। गर्दन के नीचे काफी खून पड़ा था। मृतक लाल रंग की चेकदार शर्ट और ग्रे कलर की पैंट पहने हुए था। हत्या का मामला था। एसआई ने तत्काल इसकी सूचना गाजीपुर के थाना प्रभारी अमर सिंह को दे दी। थोड़ी देर में थाना प्रभारी अमर सिंह पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए और लाश का बारीकी से मुआयना करने लगे। मृतक नंगे पैर था और उसके पैर फुटपाथ की तरफ थे। उसका नंगे पैर होना शक पैदा करता था कि उसकी हत्या किसी और जगह की गई होगी। उसकी गर्दन पर दाहिनी ओर किसी धारदार हथियार का गहरा घाव था। थाना प्रभारी ने आसपास के लोगों और वहां से आने जाने वालों को रोककर मृतक की शिनाख्त कराने की कोशिश की, लेकिन उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई। तब उन्होंने क्राइम टीम बुलाकर लाश और घटनास्थल की फोटो करा ली और लाश 7 घंटे के लिए लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दी। एसआई राजेश को घटनास्थल की निगरानी के लिए छोड़कर थाना प्रभारी अमर सिंह थाने लौट आए। उन्होंने थाने में आईपीसी की धारा 302 के तहत अज्ञात हत्यारों के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया। इस केस की तफ्तीश की जिम्मेदारी उन्होंने स्वयं अपने हाथ में ली। थाना प्रभारी अमर सिंह ने अब तक की सारी कार्रवाई का ब्यौरा एसीपी आनंद मिश्रा और डीसीपी ओमवीर सिंह को दे दिया। कल्याणपुरी के एसीपी आनंद मिश्रा ने थाना प्रभारी अमर सिंह, सब इंस्पेक्टर सोनू तथा कांस्टेबल नीरज की एक टीम बनाकर इस मामले को जल्द से जल्द हल करने के आदेश दिए। पुलिस टीम इस ब्लाइंड मर्डर केस की जांच में जुट गई। थाना प्रभारी टीम के साथ गाजीपुर के पेपर मार्केट में घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने हत्या से जुड़े संभावित सुरागों की तलाश में वहां के पास पड़ोस के बहुत से लोगों से पूछताछ की, लेकिन उन्हें वहां ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जो मृतक को पहचानता हो। कई घंटे तक घटनास्थल की खाक छानने के बाद भी जब अमर सिंह को इस हत्याकांड से जुड़ा कोई सुराग नहीं मिला तो वह वापस थाने लौट आए। उन्होंने सभी निकटवर्ती थानों को इस वारदात की जानकारी देकर उनके यहाँ हाल ही में गुम हुए लोगों के बारे में पूछताछ की, लेकिन किसी का भी हुलिया मृतक के हुलिये से मेल नहीं खा रहा था। उसी दिन शाम के वक्त एक औरत अपने 2 जानने वालों के साथ गाजीपुर थाने के ड्यूटी ऑफिसर के पास पहुंची। उसने बताया कि उसका पति मिथिलेश ओझा पिछली रात से घर वापस नहीं लौटा है। वह नोएडा में नौकरी करता था। उसने अपने पति का फोटो भी दिखाया। जब थाने में मौजूद ड्यूटी ऑफिसर ने उसे अज्ञात मृतक की फोटो दिखाई तो उसे देखते ही वह बुरी तरह से बिलख उठी। उसने रोते हुए बताया कि यह फोटो उसके पति मिथिलेश ओझा का है। इसके बाद उसे लाश दिखाने के लिए लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल की मोर्चरी में ले जाया गया, जहां उसने लाश को देखते ही उसकी शिनाख्त अपने पति मिथिलेश ओझा के रूप में कर दी। लाश की शिनाख्त हो जाने के बाद उसे थाना गाजीपुर लाकर फिर से पूछताछ की गई। उसने बताया कि उसका नाम कविता है। वह अपने पति और 2 बच्चों के साथ दल्लूपुरा में किराए के एक मकान में रहती है। कल यानी 16 नवंबर को उसका पति रोज की तरह सुबह घर से काम पर नोएडा के लिए निकला था। वह नोएडा के सेक्टर 63 स्थित एक प्राइवेट कंपनी में ड्राइवर था। काम खत्म होने के बाद वह रात को 9 बजे तक घर लौट आता था, लेकिन कल रात वह घर नहीं लौटा। पति के नहीं लौटने से वह बहुत परेशान थी। उसने पति के मोबाइल पर कॉल भी की, लेकिन उसका मोबाइल फोन स्विच्ड ऑफ आ रहा था। कविता ने अपने सभी नाते रिश्तेदारों को फोन करके पति के बारे में पूछा, लेकिन उसे कहीं से भी मिथिलेश के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। पूरे दिन पति को इधर उधर तलाश करने के बाद वह अपने जीजा अरविंद मिश्रा और पति के दोस्त विजय कुमार के साथ पति की गुमशुदगी दर्ज करवाने थाने आ गई। कविता के पति मिथिलेश ओझा के कातिलों का सुराग हासिल करने के लिए उससे मिथिलेश की किसी से संभावित दुश्मनी के बारे में पूछताछ की गई।
उसने बड़ी मासूमियत से बताया कि उसका पति बहुत मिलनसार स्वभाव का था, उसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी। उसकी बात सुनकर थाना प्रभारी अमर सिंह सोच में पड़ गए। दरअसल ऐसा कोई कारण जरूर था जिसकी वजह से बीती रात उसके पति मिथिलेश ओझा की हत्या हो गई थी। अब या तो कविता को अपने पति की हत्या के कारण की जानकारी नहीं थी या वह जानबूझकर पुलिस से कुछ छिपा रही थी। निस्संदेह यह तफ्तीश का विषय था। थाना प्रभारी ने कविता से उसके और उसके पति के साथ उसके सभी नजदीकी परिजनों के मोबाइल नंबर पूछकर अपनी डायरी में नोट कर लिए। इसके बाद उन्होंने कविता को घर जाने को इजाजत दे दी। जब इन सभी नंबरों की कॉल डिटेल्स मंगवाई गई तो विजय कुमार और कविता के फोन नंबरों की कॉल डिटेल्स की जांच पड़ताल के दौरान थाना प्रभारी अमर सिंह की आंखें चमक उठीं। उन्होंने देखा कि दोनों के बीच मोबाइल पर अक्सर बातें होती थीं। घटना वाले दिन शाम के वक्त विजय ने ही मिथिलेश के मोबाइल पर आखिरी कॉल की थी। यह देखकर उन्हें विजय कुमार और मृतक की पत्नी कविता पर शक हुआ। उन्होंने विजय को थाने बुलाकर उसके और कविता के बीच होने वाली बातचीत के बारे में पूछताछ की। पहले तो विजय कुमार ने उन्हें अपनी बातों से बरगलाने की कोशिश की, लेकिन बाद में वह टूट गया। उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। कविता से भी उसके तथा विजय के संबंधों के बारे में काफी पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान कविता ने स्वीकार किया कि उसके और विजय कुमार के बीच अवैध संबंध हैं, लेकिन पति की हत्या में उसकी संलिप्तता नजर नहीं आई। जबकि विजय ने अपने इकबालिया बयान में बताया कि उसने अपने दूसरे साथी दुर्गा प्रसाद के साथ मिलकर इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया था। विजय को उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया गया। विजय की सुरागरसी पर उसके साथी दुर्गा प्रसाद को भी उसी दिन उसके घर दल्लूपुरा से गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान उसने मिथिलेश की हत्या में शामिल होने की बात स्वीकार कर ली। दोनों आरोपियों के बयान तथा कविता से हुई पूछताछ के बाद मिथिलेश ओझा की हत्या की एक ऐसी सनसनीखेज दास्तान उभर कर सामने आई। 35 वर्षीय मिथिलेश ओझा बिहार के जिला रोहतास का मूल निवासी था। अपनी पत्नी कविता तथा 2 बच्चों के साथ वह नोएडा के हरौला गांव में किराए के मकान में रहता था। वह नोएडा के सेक्टर 63 स्थित एक प्राइवेट कंपनी की लोडर गाड़ी चलाता था। उसकी पत्नी कविता सुंदर और चंचल स्वभाव की थी। उन्हीं दिनों हरौला गांव में विजय कुमार ने सुनार की दुकान खोली। दुकान की ओपनिंग के मौके पर उसने बिहार के लोगों को अपनी दुकान पर आमंत्रित किया था। उस प्रोग्राम में कविता भी काफी सज-धज कर आई थी। विजय की नजर जब कविता पर पड़ी तो वह उसे एकटक देखता रह गया। विजय को अपनी तरफ देखता देखकर वह एकदम शर्मा गई। उस वक्त वहां बहुत सारे लोग एकत्र थे, इसलिए विजय ने कविता से कुछ नहीं कहा। फिर भी प्रोग्राम के दौरान उसने चालाकी से कविता से उसका नाम और मोबाइल नंबर ले लिया। कविता को भी विजय का यह अपनापन बहुत अच्छा लगा। वहां से जाते वक्त उसने अपने घर का पता बताकर उसे अपने घर चाय पीने के लिए आमंत्रित किया। एक दिन बाद ही विजय कविता से मिलने उसके घर जा पहुंचा। विजय को अपने घर आया देखकर कविता बहुत खुश हुई। उसने विजय को बिठाकर उसकी खूब आवभगत की। थोड़ी देर के बाद कविता का पति मिथिलेश ओझा भी वहां आ गया। कविता ने विजय का परिचय मिथिलेश से कराया तो वह बड़ी गर्मजोशी से मिला। विजय ने बताया कि वह भी बिहार के रोहतास का रहने वाला है। कुछ देर वहां रहने के बाद विजय वहां से चला गया, लेकिन इस दौरान आंखों ही आंखों में अपने दिल की बात कविता पर जाहिर कर दी। जवाब में कविता ने भी उसकी ओर देखकर आंखों के इशारे से यह जता दिया कि जो आग उसके दिल में लगी है वही आग उसके सीने में भी धधक रही है। इस तरह कविता के घर आते जाते विजय और कविता का मिलना जुलना शुरू हो गया। एक दिन विजय जानबूझकर कविता के घर उस समय पहुंचा जब मिथिलेश घर में नहीं था। कविता ने विजय को घर में बिठाकर उससे मीठी मीठी बातें शुरू कर दी। विजय को इसी दिन का इंतजार था। उसने कविता को दरवाजा बंद करने का इशारा किया तो कविता ने धीरे से दरवाजा बंद कर दिया और उसके पास आकर बैठ गई। एकांत का फायदा उठाते हुए विजय ने कविता को अपनी बाहों में भर लिया। प्रेमी की गर्म सांसों में पिघलकर कविता ने उसे मनमानी करने की खुली छूट दे दी। उस दिन के बाद जब भी उन्हें मौका मिलता
वे जमाने की आंखों से छिपकर शारीरिक संबंध बना लेते थे। इस तरह 4 से 5 साल किसी को भी उनके प्रेमिल संबंधों की जानकारी नहीं हुई। लेकिन बाद में कुछ लोगों ने मिथिलेश को बताया कि उसकी गैरमौजूदगी में विजय उसके घर आता है और काफी देर तक रुकता है। यह जानने के बाद मिथिलेश ने कविता को डांटा और भविष्य में विजय से नहीं मिलने को कहा। उस वक्त तो कविता ने उसकी बात मान ली, लेकिन बाद में उसका मिलना जुलना बदस्तूर जारी रहा। कुछ दिन तक तो मिथिलेश को लगा कि उसकी पत्नी सुधर गई है, लेकिन बाद में जब उसे पता चला कि उसकी गैरहाजिरी में कविता और विजय का मिलना जुलना बदस्तूर जारी है, तो इससे परेशान होकर वह हरौला छोड़कर दिल्ली के दल्लूपुरा में शिफ्ट हो गया। दूसरी ओर विजय कुमार कविता के इश्क में इस तरह पागल था कि जिस दिन उसकी कविता से बात नहीं होती थी, उसके दिल को चैन नहीं मिलता था। कविता के नोएडा से दिल्ली आ जाने के बाद वह सारा दिन कविता से मिलने के बारे में सोचता रहता था। जब उसे कविता की बहुत याद सताती तो वह उसके मोबाइल पर बातें करके अपने दिल की चाहत बयां कर लिया करता था। कुछ दिनों के बाद विजय ने कविता से उसके घर का पता पूछा और उससे मिलने उसके घर आना शुरू कर दिया। अभी मिथिलेश ओझा दल्लूपुरा में नया शिफ्ट हुआ था। वहां उसे जानने वालों की संख्या बहुत कम थी। उसके घर कौन कब आता है, कब जाता है, इससे किसी को कोई मतलब नहीं था। विजय कभी कविता से मिलने उसके घर आ जाता तो कभी कविता उससे मिलने चली जाती थी। विजय के पास इंडिका कार थी। वह कविता को कार में बिठाकर लॉन्ग ड्राइव पर ले जाता। रास्ते में कहीं एकांत जगह पर कार खड़ी करके दोनों अपनी वासना की आग ठंडी कर लेते थे। इस तरह कविता और विजय दोनों मिथिलेश की आंखों में धूल झोंककर काफी दिनों तक शारीरिक संबंध बनाते रहे। घटना से कुछ दिन पहले एक दिन मिथिलेश ओझा के मकान मालिक ने उसे अपने घर पर बुलाकर कहा कि उसने कल उसके दोस्त विजय की मोटरसाइकिल पर कविता को बैठे देखा था। कविता विजय की मोटरसाइकिल के पीछे उसकी कमर में हाथ डाले बैठी थी। यह सुनकर मिथिलेश के तनबदन में आग लग गई। उसने मकान मालिक का शुक्रिया अदा किया और घर लौटकर कविता को खूब डांट पिलाई। दूसरे दिन वह अपने दोस्त विजय से मिला और उसे अपने घर आने से मना करके धमकी दी कि अगर उसने कविता से मिलना जुलना नहीं छोड़ा तो अपने भतीजे मुन्ना की मदद से उसकी हत्या करा देगा। विजय मिथिलेश की बात सुनकर डर गया। वह जानता था कि गुड़गांव में रहने वाला मिथिलेश का भतीजा मुन्ना कई खतरनाक बदमाशों को जानता है और अगर मुन्ना चाहे तो बड़ी आसानी से बदमाशों से उसकी हत्या करा सकता है। दूसरे, वह कविता के बिना भी रह नहीं सकता था। मिथिलेश की धमकी के बाद विजय के मन में सदा यह डर बना रहता था कि अगर उसने मिथिलेश को अपने रास्ते से नहीं हटाया तो किसी भी दिन उसकी हत्या की जा सकती है। इस बारे में कई दिनों तक सोचने के बाद उसने मन में मिथिलेश की हत्या करने का इरादा बना लिया, लेकिन यह बात उसने कविता को नहीं बताई। एक दिन उसने अपने दोस्त दुर्गा प्रसाद को विश्वास में लेकर उसे पूरी बात बताई। साथ ही कहा भी कि अगर वह मिथिलेश की हत्या में उसका साथ दे तो इसके बदले उसे अच्छी खासी रकम देगा। 40 वर्षीय दुर्गा प्रसाद दिल्ली में छोटा मोटा काम करके अपने परिवार की गुजर बसर कर रहा था। उसकी बड़ी बेटी शादी के लायक हो गई थी, इसलिए उसे बड़ी रकम की जरूरत थी। वह विजय कुमार का साथ देने के लिए राजी हो गया। बदले में विजय ने उसकी बेटी की शादी में आर्थिक मदद करने की बात मान ली। 17 नवंबर 2017 की शाम विजय कुमार ने फोन करके दुर्गा प्रसाद को अपनी दुकान पर बुलाया। दुकान के बाहर उसकी सिल्वर कलर की इंडिका कार खड़ी थी। योजना के अनुसार दोनों कार में सवार होकर नोएडा के सेक्टर 11 की रेड लाइट पर पहुंचकर मिथिलेश ओझा के काम से लौटने का इंतजार करने लगे। करीब 8:30 बजे मिथिलेश ओझा अपनी साइकिल पर उधर से आता हुआ दिखाई दिया तो विजय ने उसे आवाज देकर बुला लिया। फिर उससे बातें करते हुए अपनी कार के पास आकर बोला, यार बड़ी सर्दी हो रही है, चलो कार में बैठकर बातें करते हैं। बातें करते करते विजय कार की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और मिथिलेश ओझा ने अपनी साइकिल वहीं पर खड़ी कर दी और कार की पिछली सीट पर बैठे दुर्गा प्रसाद की बगल में जा बैठ गया। मिथिलेश से विजय ने कहा कि एक जगह चलना है।
उसकी बात सुनकर मिथिलेश ओझा उसके साथ जाने को राजी हो गया। इसके बाद कार टी पॉइंट से होकर कुंडली में शराब के ठेके के पास पहुंची। वहां से शराब की बोतल और कोल्ड ड्रिंक लेकर विजय ने कार में बैठकर तीनों के लिए पैक बनाए। इसी बीच मिथिलेश की नजर बचाकर विजय ने मिथिलेश के पैक में नींद की गोलियां मिलाकर उसे पैक पीने के लिए दे दिया। थोड़ी देर में आने वाली मौत की आहट से बेखबर मिथिलेश जान से जान टकराने के बाद शराब की चुस्कियां लेने लगा। बोतल की शराब खत्म होने पर भी जब मिथिलेश को अधिक नशा नहीं हुआ, तब विजय फिर ठेके पर पहुंचा और शराब का एक अद्धा और खरीद लाया। विजय और दुर्गा प्रसाद ने कम शराब पी और मिथिलेश को जानबूझकर इतनी अधिक पिला दी जिससे वह बेहोश हो गया। उसके बेहोश होते ही विजय और दुर्गा प्रसाद एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराए। विजय कार चलाते हुए गाजीपुर के पेपर मार्केट में पहुंचा, जहां एक सुनसान सी जगह पर 22 पहियों वाला ट्रक खड़ा था। उसके बराबर कार में रोककर विजय पिछली सीट पर पहुंचा और दुर्गा प्रसाद की मदद से एक रस्सी से मिथिलेश का गला काट दिया। मिथिलेश की हत्या करने के बाद दोनों ने उसकी लाश को घसीटकर ट्रक की पिछली सीट से नीचे उतारा और उस विशालकाय ट्रक के पिछले पहिए के सामने रख दिया। विजय ने दुर्गा प्रसाद से सड़क पर निगरानी करने के लिए कहा और फिर एक पेपर कटर लेकर बेदर्दी से मिथिलेश का गला रेत दिया। विजय ने सोचा कि रात के अंधेरे में ड्राइवर ट्रक चलाएगा तो मिथिलेश का चेहरा पूरी तरह दिखला जाएगा, जिससे पुलिस उसकी शिनाख्त नहीं कर पाएगी। मिथिलेश की जेब में रखे कागजात, मोबाइल फोन और उसकी चप्पल निकालकर विजय और दुर्गा प्रसाद कार से वापस नोएडा के टी पॉइंट पर पहुंचे। रास्ते में उन्होंने मिथिलेश की चप्पल, मोबाइल की बैटरी फेंक दी। इसके बाद दुर्गा प्रसाद को उसके घर छोड़कर विजय अपने घर लौट गए। सुबह 7:30 बजे विजय फिर लाश के पास पहुंचा तो ट्रक को वहीं खड़ा देखकर उसे डर सा लगा। उसने वहीं से दुर्गा प्रसाद को फोन करके मिथिलेश की साइकिल को रात वाली जगह से हटाकर कहीं पर छिपा देने के लिए कहा। इसके बाद वह अपने घर आ गया। थोड़ी देर बाद उसके मोबाइल पर कविता का फोन आया। कविता ने उसे बताया कि रात में उसका पति घर नहीं लौटा है। उसकी बात सुनकर वह सहानुभूति का नाटक करने उसके घर दल्लपुरा पहुंचा। फिर वह कविता और उसके जीजा अरविंद मिश्रा के साथ मिथिलेश ओझा की गुमशुदगी दर्ज कराने के लिए गाजीपुर थाने पहुंच गया। थाना प्रभारी अमर सिंह ने 11 नवंबर को मिथिलेश हत्याकांड में दोनों आरोपियों विजय कुमार और दुर्गा प्रसाद को दिल्ली के कड़कड़डुमा की अदालत में पेश कर दिया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।